साल था 327 ईसा पूर्व, जब दुनिया जीतने के इरादे से निकले सिकंदर ने भारत की जमीन पर कदम रखा। अगले एक साल में उसने यहां लड़ाइयां लड़ी और बेहद ताकतवर राजा पोरस को हराकर व्यास नदी के ईस्टर्न हिस्से के पास खड़ा था। इस हिस्से की दूसरी साइड पर था नंद वंश का विशाल साम्राज्य, जिसे हराकर सिकंदर पूरे भारत पर कब्जा कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे 15,000 किलोमीटर दूर से भारत पर कब्जा करने आए सिकंदर को यहीं से वापस लौटना पड़ा। वजह बताई जाती है कि उसकी सेना ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन क्या ये एक वजह काफी है? आखिर सेना ने विद्रोह क्यों किया था? उसकी सेना भारत के ईस्टर्न हिस्से में जाना क्यों नहीं चाहती थी? क्या वो नंद वंश से डर गए थे या फिर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सेना ने हथियार डाल दिए थे? आज के इस वीडियो में यही कहानी आपको पता चलेगी कि पोरस को हराने के बाद सिकंदर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस लौट जाना पड़ा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। आज ये जगह ग्रीस में पड़ती है। वो 23 साल का था जब साल 334 ईसा पूर्व में अपनी फौज लेकर दुनिया को जीतने निकला था। इस दौरान जिसने भी उसके आक्रमण की खबर सुनी, उसने सरेंडर किया। जिसने मना किया, उसे बुरी तरह हराया गया। ऐसे ही कई लड़ाइयां लड़ते लड़ते वो भारत आ पहुंचा था। भारत आने से पहले सिकंदर जब ईरान में था, तभी उसने भारत के आसपास के राजाओं को मैसेज भेजा कि सरेंडर कर दो। उसकी इस बात को कई राजाओं ने मान लिया। रास्ते में ऐसे जो भी राजा सिकंदर को मिले जिन्होंने उनके सामने हथियार नहीं डाले, सिकंदर ने उन सब के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसे बड़ा चैलेंज मिला था राजा पोरस से। दोनों के बीच में हाइडेस पीस की लड़ाई हुई, जिसके बाद सिकंदर ने आगे बढ़ने की बजाय वापस लौटने का फैसला किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है सेना का विद्रोह। विद्रोह के कारणों के पीछे जाएं तो हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि उसकी सेना लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते थक गई थी। उन्हें दिख रहा था कि सिकंदर की दुनिया जीतने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए झेलम नदी के पास पोरस को हराने के बाद जब उसकी सेना व्यास नदी की तरफ बढ़ी तो उसने विद्रोह कर दिया। अब यहीं पर हमें देखना होगा कि इस थकान के अलावा और कौन से रीजन थे जिनकी वजह से सेना ने विद्रोह किया था। दोस्तों, झेलम नदी की लड़ाई को पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ जो लड़ाई हुई उसके बारे में इंडियन सोर्सेज में जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ग्रीक सोर्सेज इस लड़ाई को लेकर सिकंदर की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई का दर्जा देते हैं। ये लड़ाई कितनी सच है और कितनी झूठ है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। खैर, सिकंदर के हिसाब से पोरस को जीतना बेहद मुश्किल था, वो भी तब जब सिकंदर की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। वहीं पोरस की सेना सिर्फ 20,000 की थी। लेकिन पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने हाथी खड़े कर दिए थे, जिससे सिकंदर भी दंग रह गया था। सिकंदर की जीवनी लिखने वाले प्लूटार्क लिखते हैं कि जब तक पोरस लड़ाई लड़ सकते थे, उन्होंने सिकंदर का बहादुरी से मुकाबला किया। प्लूटार्क आगे चलकर यह भी बताते हैं कि पोरस के साथ लड़ाई इतनी मुश्किल थी कि मैसिडोनिया के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से हार मान ली थी, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने पोरस जैसे एक छोटे से राजा को हराया था, जिसके पास सिर्फ 20,000 की सेना और 2,000 घुड़सवार थे। लेकिन दोस्तों, सेना ने यहां पर विद्रोह नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभी भी भारत विजय की उम्मीद रही होगी। मगर आगे उन्हें और भी कड़ी टक्कर मिली। जैसे जैसे वो भारत के ईस्टर्न हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, उनके लिए मुश्किलें भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। इतिहास में सिकंदर और पोरस की लड़ाई का जिक्र तो हमें अच्छे से मिल जाता है, लेकिन सांगला की लड़ाई के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है। दरअसल रावी और ब्यास नदियों के बीच का जो एरिया है वो सीथियन राजाओं के कब्जे में था। जब सिकंदर की सेना ने झेलम और चेनाब और रावी नदी को पार किया तो पोरस की तरह सीथियन राजाओं ने भी सरेंडर करने की बजाय सिकंदर को चैलेंज किया। इसका रिजल्ट था सांगला की लड़ाई। इस लड़ाई में दोस्तों सांगला की घेराबंदी की गई और एक बहुत बड़ी लड़ाई में आखिरकार जीत तो हुई सिकंदर की, लेकिन इस लड़ाई में सिकंदर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वेस्टर्न सोर्सेज बताते हैं कि सांगला की लड़ाई में सिकंदर के 1200 सिपाही घायल हुए थे। ये लड़ाई भी पोरस के साथ हुई लड़ाई की तरह बहुत मुश्किल में जीती गई थी।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि झेलम और रावी नदी के पास जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये दोनों लड़ाइयाँ मॉनसून के सीजन में लड़ी गई। एक ऐसा मौसम जिसका कोई एक्सपीरियंस मैसिडोनिया के लोगों के पास नहीं था। वहाँ पर ये मौसम ही नहीं हुआ करता था। ये इन लोगों के लिए बिल्कुल नया मौसम था जब नदियों में बाढ़ आ रही थी और एक के बाद एक नदी को पार करना सेना के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब जैसा कि होता है कि बारिश के टाइम पर कई जानवर बाहर आ जाते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू वगैरह, ऐसे ही सिकंदर की सेना ने अपनी लाइफ में पहली बार बहुत जहरीले सांपों से सामना किया, जिनके काटने से कुछ ही पलों में मौत हो जाती थी। ये सांप इन सैनिकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। ग्रीक सोर्सेस बताते हैं कि इन सांपों से बचने के लिए अलेक्जेंडर के सैनिक झूलों पर सोया करते थे। इस तरह सिकंदर के सिपाही डरे हुए थे कि आगे जाकर पता नहीं उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह भी थी दोस्तों कि सिकंदर की सेना लगातार घटती जा रही थी। सिपाही लड़ाई से तो मारे ही जा रहे थे, बीमारी से भी मरते जा रहे थे। यह एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आखिरकार सांगला को जीतकर जब रावी नदी के पास सेना पहुंची तो उन्होंने हथियार डाल दिए। अब एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि ईस्ट में बेहद ताकतवर नंद वंश का राज था, जिसके डर से सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब हिस्टोरिकल सोर्स इस बात के पक्के सबूत तो नहीं देते कि उन्हें नंद वंश के बारे में एग्जैक्टली पता था, लेकिन यह बात सिकंदर को अच्छे से पता थी कि इंडिया के ईस्टर्न रीजन में एक बहुत बड़ी ताकत रहती है। इतिहासकार हुए हैं एरियन। उन्होंने अपनी किताब द एनेबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में कहा है कि वहां रहने वाले लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या में हाथी थे और वो बेहतर आकार के थे। दोस्तों, झेलम के युद्ध में भी सिकंदर को हाथियों ने परेशान किया था। पोरस के 200 हाथियों ने मैसिडोनिया के सैनिकों में डर बिठा दिया था। वहीं दूसरी तरफ नंदों के पास हजारों की संख्या में हाथी थे। जब 200 हाथियों को हराने में सिकंदर की सेना के पसीने छूट गए थे तो हजारों हाथियों के सामने उनका क्या हाल होता। नंद डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 3000 हाथियों से लेकर 6000 हाथियों तक की सेना थी। बाकी पैदल सेना जो थी वो तो लाखों की थी। इन सब वजहों से ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि सेना डर गई थी। यही वजह है कि सेना ने विद्रोह किया और एक सैनिक ने सबके बीच खड़े होकर सिकंदर से कहा, तमाम खतरों के बीच इतने लंबे समय तक आपके साथ यहाँ तक आने से हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन अब हम थक चुके हैं और हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हम अपने माता पिता को देखना चाहते हैं और अपने बीवी बच्चों को फिर से गले लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब वापस मैसिडोनिया चलें। इसके बाद दोस्तों 3 दिनों तक सिकंदर ने इंतजार किया और आखिर में हार कर उसने अपनी सेना को वापस लौटने का हुक्म दिया। इस तरह सेना की थकान, आने वाले अनजान खतरों का डर और मॉनसून जैसी दिक्कतों के बीच सिकंदर को यह डिसीजन लेना पड़ा। कई हिस्टोरियंस दोस्तों इस डिसीजन को बेहद समझदारी और यथार्थता का प्रतीक मानते हैं, जिसने उन्हें और उनकी सेना को सुरक्षित घर पहुंचने का रास्ता दिया। तो दोस्तों ये थी वो वजह है जिसकी वजह से सिकंदर को वापस मैसिडोनिया लौटना पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।